तो क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि एक 30 साल पुरानी भारतीय कंपनी है और उनका काम सालों से सिर्फ टेलीकॉम टावरों को बिजली देना था, लेकिन अचानक से वो कंपनी अमेरिका जाती है, वहाँ की एक दिवालिया हो चुकी हाईटेक कंपनी को खरीदती है और अब चुपचाप पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी क्रांति का बैकबोन तैयार कर रही है। सच कहूं तो ये किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि आज के ग्लोबल बिजनेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब ये क्लासिक रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण है। रिवर्स ग्लोबलाइजेशन। जी, जहां आमतौर पर पश्चिमी देश भारत आते थे, वहीं अब एक भारतीय कंपनी विदेशी तकनीक खरीदकर उसे दुनिया भर में बेच रही है। और आज के इस डीप डाइव में हम सब बिल्कुल इसी रोमांचक सफर को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक्सकॉम टेलीसिस्टम्स लिमिटेड के Q4 FY26 के अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का पूरा डेटा है। और डेटा काफी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। हमारा मिशन सिर्फ इन बैलेंस शीट्स के बोरिंग नंबर्स को पढ़ना नहीं है। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक्सकॉम आज दुनिया के दो सबसे बड़े मेगा ट्रेंड्स AI डेटा का भारी विस्फोट और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की क्रांति, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी होकर मुनाफा कमा रही है। चलिए इस बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि यही बात इस केस स्टडी को इतना खास बनाती है। जब लोग एक्सकॉम के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वो सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ या मार्जिन के प्रतिशत में खो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें, मतलब अगर हम उन टेलविंड्स या मैक्रो कारणों पर नजर डालें जो इस कंपनी को आगे धकेल रहे हैं, तो हमें पूरी पिक्चर समझ में आएंगी। सही बात है। तो चलिए उन टेलविंड्स को थोड़ा अनपैक करते हैं। आज पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो है ईंधन की बढ़ती कीमतें और एनर्जी सिक्योरिटी। हर देश ये सोच रहा है कि वो पेट्रोल, डीजल या जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कैसे कम करे, और इसी एक डर ने ईवी इंडस्ट्री को एक ऐसा पुश दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन बात सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। AI के आने के बाद और 4G से 5G की तरफ हमारी जो शिफ्टिंग हो रही है, उसने डेटा के इस्तेमाल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। वाह, हाँ ये तो है। आज हर कोई अपने फोन पर टेराबाइट्स में डेटा खर्च कर रहा है। अब इस भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क का विस्तार करना पड़ रहा है। और मजे की बात यह है कि ये नेटवर्क सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में नहीं लग रहे हैं, बल्कि सुदूर गांवों और उन ऑफ ग्रिड इलाकों में भी लग रहे हैं जहां बिजली 24 घंटे नहीं आती। एक सेकंड रुकिए, मुझे इसे थोड़ा समझने दीजिए। हाँ बताइए। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ वो गाड़ियां हैं जो सड़कों पर चल रही हैं, और दूसरी तरफ वो AI और डेटा का ट्रैफिक है जो हवा में तैर रहा है। बिल्कुल। और इन दोनों को ही चलने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, और वो है रिलायबल पावर, यानी बिना रुके मिलने वाली बिजली। एग्जैक्टली। और एक्सकॉम पिछले 30 सालों से यही तो कर रहा है। उनकी जो कोर एक्सपर्टीज है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। यानी AC करंट को DC में बदलना, ग्रिड की बिजली को स्टोर करना और फिर उसे सबसे कुशल तरीके से किसी मशीन या बैटरी में ट्रांसफर करना। फिर चाहे वो मशीन 5G का टेलीकॉम टावर हो या फिर कोई इलेक्ट्रिक कार। वाओ, ये कनेक्शन सच में बहुत दिलचस्प है। और भारत का मैक्रो इकोनॉमिक ढांचा इसे और भी मजबूत बना रहा है। मतलब आज भारत 7.4% की GDP ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। सही कहा। और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता भी 275 गीगावाट पार कर गई है। हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। इसी बड़े कैनवस पर एक्सकॉम के दो मुख्य इंजन काम कर रहे हैं। पहला है क्रिटिकल पावर और दूसरा है EV चार्जर। और इन दोनों इंजनों में से जो इंजन आज सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है वो है उनका EV चार्जिंग का बिजनेस। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले EVSE यानी EV चार्जिंग बिजनेस के ही आंकड़ों पर बात करते हैं, क्योंकि जो नंबर्स प्रेजेंटेशन में दिखे हैं वे सच में हैरान करने वाले हैं। स्टैंड अलोन स्तर पर इस बिजनेस ने सीधे 60% की छलांग लगाई है। क्या बात है। और सिर्फ Q4 की बात करें तो EV चार्जिंग से उनका रेवेन्यू 88 करोड़ रुपए रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ये रेवेन्यू रातों रात नहीं आ गया है। इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है। भारत में अब हर महीने औसतन 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक रहे हैं। 2 लाख हर महीने? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर हम बाजार में EV की पैठ या पेनिट्रेशन देखें तो इलेक्ट्रिक बसें अभी 7% पर हैं, 4 व्हीलर्स यानी कारें 5% पर हैं और 2 व्हीलर्स भी करीब 7% पर हैं। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा चौंका गया
वो 3 व्हीलर का है। हाँ, वो आंकड़ा कमाल का है। कमर्शियल ऑटो रिक्शा और छोटे लोडर वाहनों में ईवी का पेनिट्रेशन 32% तक पहुंच गया है। मतलब सड़क पर बिकने वाला हर तीसरा नया 3 व्हीलर अब इलेक्ट्रिक है। बिल्कुल। और यहाँ एक और मिथक टूटता है। हमें लगता था कि ईवी सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों का टॉय है, लेकिन डेटा बता रहा है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में मांग इतनी तेज है कि आज की तारीख में सूरत का ईवी मार्केट अहमदाबाद से भी बड़ा हो गया है। और यहीं पर वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की असल परीक्षा होती है। वो कैसे? देखिए, जब तक ईवी सिर्फ शहरों के अंदर चल रहे थे, तब तक घर की चार्जिंग से काम चल जाता था। सही बात है। लेकिन अब देश में जो 1,46,000 किलोमीटर का विशाल नेशनल हाईवे नेटवर्क है, उस पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। और हाईवे पर कोई भी ड्राइवर रेंज एंजाइटी नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं। रास्ते में बैटरी खत्म होने का डर तो सबको लगता है। बस उसी डर को दूर करने के लिए रास्ते में भरोसेमंद और फास्ट चार्जर चाहिए। इसी मांग को पूरा करने के लिए एक्सेकॉम ने एक्सेकॉम 1 प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत इसी तिमाही में उन्होंने 80 नई साइट्स का काम पूरा किया है। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये कोई साधारण प्लग इन वाले चार्जर नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में एक जगह जिक्र है कि उन्होंने भारत के किसी टॉप सीपीओ के साथ मिलकर देश का पहला लिक्विड कूल्ड चार्जर लगाया है। जी। अब मैं सोच रही थी, लिक्विड कूलिंग तो आमतौर पर हाई एंड गेमिंग कंप्यूटर्स या सुपरकार्स में इस्तेमाल होती है। एक ईवी चार्जर में इसकी क्या जरूरत आ पड़ी? तो ये एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग चैलेंज है। देखिए, जब आप किसी बस या बड़ी कार की बैटरी को 15 मिनट में फुल चार्ज करना चाहते हैं, तो आपको उसमें 400 किलोवाट तक की भारी बिजली एक साथ धकेलनी पड़ती है। बाप रे, 400 किलोवाट! हाँ, और विज्ञान का नियम है कि इतनी तेजी से बिजली गुजरेगी तो तार और चार्जर भयंकर रूप से गर्म हो जाएंगे। अगर कूलिंग ना हो तो केबल पिघल सकती है, आग लग सकती है। इसलिए उस तार के अंदर बिजली के साथ साथ एक खास तरह का लिक्विड भी सर्कुलेट करता है, जो लगातार उस गर्मी को सोखता रहता है। इससे चार्जर सुरक्षित रहता है और गाड़ियां बहुत तेजी से चार्ज हो पाती हैं। अच्छा, अब समझी। ये तो कमाल की तकनीक है ना? इसके अलावा एक और तकनीक का जिक्र है, रिंग टोपोलॉजी, डीसी चार्जर। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत स्मार्ट लगा। हाँ, वो भी बहुत इनोवेटिव है। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो पुराने चार्जर्स में हर गन की एक फिक्स्ड पावर होती थी। जैसे अगर 50 किलोवाट का चार्जर है तो वो 50 ही देगा, भली गाड़ी को सिर्फ 20 किलोवाट की ही जरूरत हो, बाकी की पावर बेकार जाती थी। बिल्कुल सही। और रिंग टोपोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अच्छा? इसमें पीछे से जो पावर आ रही है उसे स्मार्ट तरीके से बांटा जा सकता है। मान लीजिए 2 गाड़ियां एक साथ चार्ज हो रही हैं, एक को 80 की जरूरत है और दूसरे को सिर्फ 20 की, तो ये चार्जर अपने आप पावर को उसी हिसाब से डाइवर्ट कर देगा। वाओ! इसका सबसे बड़ा फायदा चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनियों को होता है। उनका बहुत सारा कैपेक्स यानी शुरुआती पूंजीगत खर्च बच जाता है, क्योंकि उन्हें फालतू पावर कैपेसिटी नहीं खरीदनी पड़ती। और इन सबसे ऊपर इन सब को मैनेज कर रहा है उनका एआई आधारित रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम। जी। आप इसे ऐसे देखिए, हाईवे पर किसी सुनसान जगह पर रात के 2 बजे एक चार्जर लगा है, वहां कोई गार्ड या मैकेनिक नहीं है। सही बात है। ये बिल्कुल अंतरिक्ष में तैरते एक बिना इंसान वाले सैटेलाइट जैसा है। अगर वो टूट गया या खराब हो गया तो आप तुरंत किसी को उसे ठीक करने नहीं भेज सकते। बिल्कुल नहीं भेज सकते। इसलिए चार्जर के अंदर एआई का होना, जो ये पहले से बता दे कि कल मेरा कोई पुर्जा खराब हो सकता है, ये कोई फैंसी फीचर नहीं है। ये 99% अप टाइम बनाए रखने की सबसे बड़ी जरूरत है। एकदम सही। हार्डवेयर आप कितना भी मजबूत बना लें, अगर उसका सॉफ्टवेयर और रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट कमजोर है तो हाईवे पर खड़ा ग्राहक परेशान ही होगा। तो यार, ये तो हो गई ईवी की चमक दमक वाली दुनिया। लेकिन एक्सकॉम सिर्फ ईवी कंपनी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जो दूसरा इंजन है वो है उनका 30 साल पुराना क्रिटिकल पावर बिजनेस। इसे मैं इस पूरी कहानी का अनसंग हीरो मानती हूँ। मैं भी। ये चुपचाप बैकग्राउंड में लगातार मोटा मुनाफा बना रहा है। 31 मार्च 2026 तक के आंकड़े देखें तो इस बिजनेस का ऑर्डर बुक 1000 करोड़ रुपए का था। 1000 करोड़। और इसमें एक प्रमुख भारतीय टेलीको से मिला 100 करोड़ रुपए से अधिक का डीसी पावर सिस्टम ऑर्डर भी शामिल है। देखिए, क्रिटिकल पावर बिजनेस मुख्य रूप से
टेलीकॉम टावरों और बड़े डेटा सेंटर्स को 24 घंटे बिजली देने का काम करता है। ये एक्सकॉम का वो स्टेबल इंजन है जो उन्हें ईवी जैसे नए और रिस्की मार्केट में खेलने की आज़ादी देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल है। हाँ, पूछे। प्रेजेंटेशन पढ़ते हुए मैंने देखा कि पिछले 5 सालों में भारत में नए टेलीकॉम टावर लगने की जो रफ्तार थी वो 5.8% CAGR थी, लेकिन इस साल ये रफ्तार गिरकर 3.7% रह गई। जी, डेटा तो यही कहता है। मतलब नए टावर कम लग रहे हैं, फिर भी एक्सिकॉम के क्रिटिकल पावर बिजनेस का स्टैंडअलोन रेवेन्यू साल दर साल 23% बढ़कर 194 करोड़ रुपए कैसे पहुंच गया? अगर नए टेलीकॉम टावर लगने की रफ्तार धीमी हो गई है तो एक्सिकॉम की ग्रोथ 23% कैसे बढ़ गई? ये एक बहुत ही शार्प सवाल है और इसका जवाब एक तकनीकी शब्द में छिपा है जिसे कहते हैं डेंसिफिकेशन। डेंसिफिकेशन ये क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। मैं समझाता हूँ। देखिए, जब हमारे पास 4G था तो उसके सिग्नल्स बहुत दूर तक जाते थे, एक टावर से काफी बड़ा इलाका कवर हो जाता था। लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियां 5G ला रही हैं। अब 5G की स्पीड तो बहुत तेज होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत छोटी होती है, सिग्नल ज्यादा दूर तक नहीं जाते। अच्छा। इसका मतलब है कि अब एक ही इलाके में कंपनियों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा एंटेना और इक्विपमेंट लगाने पड़ रहे हैं। इसी को डेंसिफिकेशन कहते हैं, यानी ये नेटवर्क को घना करना। ओह, तो मतलब कंपनियां अब सिर्फ नए टावर नहीं लगा रही हैं, बल्कि मौजूदा नेटवर्क को 5G के लिए अपग्रेड कर रही हैं। बिल्कुल। और जब आप एक ही पुराने टावर पर 5G के इतने सारे भारी उपकरण टांग देते हैं तो उन्हें चलाने के लिए पुरानी पावर सप्लाई काम नहीं आती। कंपनियों को हेवी डीसी पावर सिस्टम्स की जरूरत होती है और यहीं एक्सिकॉम की एंट्री होती है। क्या बात है, ये तो सच में शानदार बिजनेस मॉडल है। मतलब खेल अब विस्तार का नहीं, गहराई का है। एकदम सही। और ये खेल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, क्रिटिकल पावर का निर्यात भी शानदार रहा है। हाँ, मैंने देखा Q4 में 30 करोड़ रुपए, जो उनकी कुल बिक्री का 15% है। जी, और उनका टारगेट इसे वित्त वर्ष 27 तक 20% तक ले जाने का है। इसके अलावा भारत नेट और BSNL 4G 5G प्रोजेक्ट्स के तहत भी उनकी सप्लाई जारी है। वाह। और इसके साथ ही एक नया बिजनेस सेगमेंट भी तेजी से उभर रहा है जिसे BESS कहते हैं, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। BESS। इस साल उन्होंने इससे 50 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। ये मुख्य रूप से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए। चलिए, तो हो गई घरेलू मार्केट की बात। एक्सकॉम भारत में मजबूत है, ये तो समझ आ गया। हाँ। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दाव की जिसने एक्सकॉम को रातों रात एक ग्लोबल खिलाड़ी बना दिया, ट्रिटियम का अधिग्रहण। हाँ, ये इस साल की सबसे बड़ी खबर थी। सितंबर 2025 में एक्सकॉम ने इस अमेरिकी ईवी चार्जर कंपनी को खरीदा था। अब मेरे लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल है यार, ट्रिटियम एक ऐसी कंपनी थी जो घाटे में चल रही थी। एक भारतीय कंपनी ने एक विदेशी घाटे वाली कंपनी को खरीदने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है और यहीं पर वो रिवर्स ग्लोबलाइजेशन वाला एंगल आता है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। ट्रिटियम की बैलेंस शीट भले ही खराब थी, लेकिन उनकी तकनीक, विशेषकर उनकी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अमेरिका और यूरोप में उनके बहुत बड़े और लॉयल क्लाइंट्स हैं। अच्छा। एक्सकॉम का प्लान बहुत क्लियर था। हम तुम्हारी वर्ल्ड क्लास डिजाइन लेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के साथ साथ भारत जैसी कम लागत वाली जगहों पर करेंगे। क्या बात है, मतलब वेस्टर्न डिजाइन और इंडियन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बिल्कुल। और सच कहूं तो इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। Q4 में पहली बार ट्रिटियम को शामिल करने के बाद एक्सकॉम का कंसोलिडेटेड एबिटा पॉजिटिव हो गया है, करीब 30 लाख रुपए। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हाँ, और सुनने वालों के लिए एक सेकंड रुककर एबिटा को आसान भाषा में समझ लेते हैं। जरूर। ये मूल रूप से किसी कंपनी का वो ऑपरेशनल मुनाफा होता है जिसमें अभी तक टैक्स या कर्ज का ब्याज नहीं घटाया गया है। एक तरह से ये बताता है कि कंपनी का जो असली काम है वो मुनाफे में है या नहीं। सही बात है। और एक घाटे में चल रही विदेशी कंपनी को खरीदने के कुछ ही महीनों बाद ब्रेक इवन पार कर जाना, ये सच में कमाल है। बिल्कुल। और सिर्फ मुनाफा ही नहीं, ट्रिटियम का Q4 रेवेन्यू $10 मिलियन रहा है। ये पिछली तिमाही के मुकाबले 157% की वृद्धि है। 157%, ये तो जबरदस्त जंप है। हाँ, और वे सिर्फ पुराने माल को क्लियर नहीं कर रहे हैं, बल्कि नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं। उन्होंने एक ट्राईफ्लेक्स इन्वर्टर लॉन्च किया है। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये इन्वर्टर ईवी चार्जर के लिए नहीं है, बल्कि बड़े डेटा सेंटर्स के लिए हैं, जो 800 वोल्ट्स के आर्किटेक्चर पर चलते हैं और डीसी माइक्रोग्रिड्स में इस्तेमाल होते हैं। जी,
यहाँ प्रेजेंटेशन में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, हाइपरस्केलर्स। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनियां। अब मेरा सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनियों को एक ईवी चार्जर कंपनी के इन्वर्टर की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए, चाहे कार को चार्ज करना हो या एक बहुत बड़े डेटा सेंटर को चालू रखना हो, दोनों में ही भारी मात्रा में डीसी पावर को मैनेज करना पड़ता है। ओह, सही कहा। ट्रिटियम का ये इन्वर्टर पावर को इस तरह से कन्वर्ट करता है कि ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम होती है। और अगर इन प्रमुख हाइपरस्केलर्स के साथ उनका मौजूदा पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है, तो मैनेजमेंट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 28 में इससे 30 से 35 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू आ सकता है। वाओ! और इसके साथ ही अमेरिका के सबसे बड़े फ्लीट ऑपरेटर से भी उनके नए डीसी फ्लेक्स फ्लीट चार्जर के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी डिलीवरी 2027 में होनी है। जी हाँ। इसका साफ मतलब है कि मैनेजमेंट ने Q4 FY27 तक ट्रिटियम को पूरी तरह से मुनाफे में लाने की एक बहुत ही सटीक रणनीति बनाई है। और ये सब मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि वो ग्लोबल R&D और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही सावधानी से सिंक कर रहे हैं। सिंक कर रहे हैं ये प्लांट। और ऑपरेशंस वाली बात मुझे सीधा हमारे अगले हिस्से पर लाती है, असली ऑपरेशंस और फाइनेंशियल चुनौतियां। ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि देखिए, पावर पॉइंट के पन्नों पर इतनी तेज ग्रोथ और अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण की कहानी बहुत ही परफेक्ट लगती है, लेकिन असल दुनिया में जमीनी स्तर पर ऑपरेशंस को संभालना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। हाल ही में उन्होंने हैदराबाद में अपनी अत्याधुनिक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू की है और प्लान ये है कि अगले 2-3 महीनों में गुरुग्राम से अधिकतर प्रोडक्शन वहीं शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा टेनेसी अमेरिका में भी ट्रिटियम का प्लांट है जी। और उनके R&D सेंटर्स अब गुरुग्राम, बैंगलोर और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। ब्रिस्बेन में तो थर्मल और इम्पैक्ट टेस्टिंग की जाती है। और इन सब का असर फाइनेंशियल्स पर भी दिख रहा है। स्टैंड अलोन स्तर पर Q4 का रेवेन्यू 282 करोड़ रुपए रहा, जो 33% की वृद्धि है। सही है। स्टैंड अलोन ग्रॉस मार्जिन 27% है और एबिटा 29.9 करोड़ रुपए रहा, जो 148% का उछाल है। कंसोलिडेटेड Q4 रेवेन्यू भी 388 करोड़ रुपए पहुंच गया। आंकड़े तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर बैलेंस शीट में एक आंकड़ा ऐसा है जो खतरे की घंटी जैसा बजता है। पूरे साल का एडजस्टेड पैट यानी टैक्स वगैरह चुकाने के बाद का असल मुनाफा वो 258 करोड़ रुपए नेगेटिव रहा। नेगेटिव। इतनी तेज ग्रोथ के बावजूद कंपनी घाटे में क्यों दिख रही है? इसका कारण बहुत स्पष्ट है। जब आप इतना बड़ा अधिग्रहण करते हैं तो कुछ भारी खर्चे आते हैं। जैसे कि ट्रिटिनियम को खरीदने के लिए लिया गया कर्ज, जिससे फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई। दूसरा, VRS पे आउट। तीसरा, ट्रिटिनियम के जो टॉप लोग थे उन्हें रोकने के लिए भारी रिटेंशन बोनस। और इन सब के बीच नए लेबर कोड का प्रभाव भी पड़ा है कि इन्वेंट्री यानी गोदाम में रखा माल वो बढ़ गई है और प्राप्तियां यानी रिसीवेबल्स भी ज्यादा है। हाँ, लोग अक्सर इन्वेंट्री बढ़ने को नेगेटिव मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को देखकर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। क्या सी एनालॉजी? इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। क्या आप शिफ्टिंग वाले दिन ही अपने पुराने घर का किचन पूरी तरह से बंद कर देते हैं? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक नए घर का किचन पूरी तरह से सेट नहीं हो जाता, आपको पुराने और नए दोनों घरों के किचन चालू रखने पड़ते हैं ताकि खाना बनना न रुके। बहुत सही उदाहरण है। एक्सकॉम ठीक यही कर रहा है। उनका हैदराबाद का नया प्लांट अभी शुरू हुआ है, उसे रफ्तार पकड़ने में समय लगेगा। तब तक ग्राहकों के ऑर्डर्स में देरी ना हो, इसके लिए उन्हें गुरुग्राम और हैदराबाद दोनों जगह एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये जानबूझकर बाय डिजाइन किया गया है ताकि ऑर्डर्स पूरे होते रहें। एक बार जब हैदराबाद प्लांट पूरी तरह सेट हो जाएगा तो ये इन्वेंट्री अपने आप कम हो जाएगी। और वो जो रिसीवेबल्स बढ़े हुए हैं, उसका कारण भी सीधा है। मार्च के आखिरी हफ्तों में बिक्री में बहुत भारी उछाल आया था। तो माल तो बिक गया, लेकिन पैसा अभी खाते में आना बाकी था जब बैलेंस शीट बनी। समझ गई। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब? हाँ, मतलब हमने पूरी रिपोर्ट छान मारी, तो हम सबके लिए इसका फाइनल टेक अवे क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट नहीं है। ये इस बात का ब्लूप्रिंट है कि कैसे मेक इन इंडिया तकनीक आज ग्लोबल मार्केट की समस्याओं को हल कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेक इन इंडिया का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जी।
और आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या विचार है वो? अर्निंग्स कॉल के दौरान सीईओ ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में इतने बड़े दावों के बावजूद भारत में ईवी बैटरी के सबसे मुख्य हिस्से यानी लिथियम सेल्स का उत्पादन नहीं होता। ये तो एक कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल, हम सिर्फ चीन के आयात पर निर्भर हैं। जी। लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है, जरा सोचिए, जब अगले 1 या 2 साल में भारत में ही इन लिथियम सेल्स का उत्पादन शुरू हो जाएगा, तब क्या होगा? तब तो पूरा गेम ही बदल जाएगा, है ना? एक्सएम जैसी कंपनियों की लागत में कितनी भारी गिरावट आएगी। बहुत ज्यादा। और क्या वो BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज का बिजनेस जो आज केवल 50 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहा है, क्या भविष्य में वो उनके 30 साल पुराने टेलीकॉम बिजनेस को भी पीछे छोड़ देगा? ये एक बहुत ही बड़ा और जायज सवाल है। बिल्कुल, और इस सवाल के जवाब पर हम सबको जरूर नजर रखनी चाहिए। इस बारे में जरूर सोचिएगा। जी बिल्कुल। आज की हमारी इस गहराई से की गई चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक और नए डीप डाइव के साथ।